हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज में है उत्तराखंड हिस्ट्री से उत्तराखंड में ब्रिटिश कमिश्नर। जो उत्तराखंड में कमिश्नरी प्रणाली थी उसी के तहत कमिश्नरों ने शासन करा काफ़ी समय तक। उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से कमिश्नर थे और कौन कौन से इनके इंपॉर्टेंट कार्य थे। इनसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ये आपके आगामी एग्जाम चाहे यूके ट्रिपल एस सी हो चाहे यूके पी एस सी हो, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड में जो ब्रिटिश प्रशासन था वो किस तरीके से चलता था, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो जो प्रारंभिक प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें क्या हुआ, सबसे पहले तो जैसा कि आपको पता है कि गोरखाओं का शासन था। गोरखाओं से अंग्रेजों का युद्ध हुआ था, आंग्ल गोरखा युद्ध। गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ था, आंग्ल गोरखा युद्ध, उसके तहत क्या हुआ, अंततः सुगौली की संधि हुई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ, यानी कि ब्रिटिश शासन शुरू हुआ। तो गढ़वाल में प्रारंभिक प्रशासन के लिए विलियम फ्रेजर को नियुक्त किया गया था। बस नाम याद रखना, विलियम फ्रेजर को। क्योंकि हुआ क्या था, जब अंग्रेजों ने गोरखाओं को हरा दिया था तो एक टिहरी रियासत बना दी थी और दूसरा पार्ट किसके बीच में था, ब्रिटिशों के अधीन था। एक टिहरी रियासत जो क्या थी, सुदर्शन शाह चला रहे थे, और दूसरा ब्रिटिशर्स के अधीन था, उत्तराखंड का अधिकांश हिस्सा। तो क्या हुआ, टिहरी रियासत में कुमाऊं कमिश्नर को ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में अधिकार दिए गए थे। तो कुमाऊं कमिश्नर ही क्या था, ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में रह रहा था यहाँ। इस तरीके से चीज़ें चल रही थी। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसी दौरान क्या हुआ, काशीपुर में एक भांग की फैक्ट्री स्थापित करी। ये क्वेश्चन बनता है, सर्वप्रथम भांग की फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई, काशीपुर में। काशीपुर जो अभी कहाँ पड़ता है आपका, उधम सिंह नगर में पड़ता है। और ये भांग की फैक्ट्री स्थापित करने में जो इंपॉर्टेंट रोल किसका था, रुदरफोर्ड। रुदरफोर्ड या रदरफोर्ड, ठीक है, ये नाम भी याद रखिएगा, रुदरफोर्ड। फिर क्या हुआ, प्रारंभिक सर्वेक्षण और अन्वेषण में देखते हैं 1802 में क्या हुआ, वेलेजली। वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली, जो बेसिकली आपका क्या था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, ने मिस्टर गॉड को कुमाऊं में जंगल, जलवायु और परिस्थिति के अध्ययन के लिए भेजा कि यहाँ किस तरीके से प्रशासन किया जा सकता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं। इस तरीके से अंग्रेजों की भी क्या था, जो सुगौली की संधि हुई थी, ये कब हुई थी, हुई थी आपकी 1816 में, 4 मार्च 1816 को। तो उससे पहले अंग्रेजों की भी क्या यहाँ नज़र थी कि हम कैसे इस एरिया को प्रशासन कर सकें। क्योंकि ये बॉर्डर किससे लगता था आपका, ये आपका नेपाल बॉर्डर लगता है, चाइना बॉर्डर लगता है। तो अंग्रेजों का यहाँ इंपॉर्टेंट उनका क्या था, एक तरीके से सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा करने का उद्देश्य था। तो उसी के लिए क्या करा, मिस्टर गॉड को भेजा। फिर क्या हुआ, मसूरी में शुरुआत में क्या करा, मसूरी में भी एक डेवलपमेंट का प्रोग्राम शुरू करा। मसूरी अंग्रेजों को जो हिल स्टेशन थे, बेसिकली जो ठंडे इलाके, क्योंकि क्या होता है ब्रिटेन में ठंड पड़ती है तो इनको ठंडे इलाके काफ़ी पसंद थे। तो मैंने मसूरी का विकास करने के लिए क्या करा, सर्वप्रथम 1811 में मेजर हियरसे, नाम याद रखिएगा, मेजर हियरसे ने स्थानीय जमींदार से मसूरी में ज़मीन खरीदी। फिर 1812 में यह भूमि ईस्ट इंडिया कंपनी को भेज दी। पहले उन्होंने ज़मीन ली, फिर और ईस्ट इंडिया कंपनी को भेज दी, ताकि धीरे धीरे उनका यहाँ पे वर्चस्व स्थापित हो सके। फिर क्या हुआ, फिर ब्रिटिश शासन की जो स्थापना किस तरीके से हुई, 1815 में जो आंग्ल गोरखा युद्ध हुआ था, 1814 से लेकर 1816 तक चला था। और इसी के तहत 4 मार्च 1816 को क्या हुई, सुगौली की संधि हुई। और सुगौली नामक स्थान कहाँ पड़ता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये बिहार में पड़ता है। बिहार में चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर पड़ता है। 1815 में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो गई एक तरीके से, गढ़वाल का विभाजन कर दिया, क्योंकि बीच युद्ध चल रहा था, बीच में शांति हुई, इस तरीके से चीज़ें चली। तो अलकनंदा के पूर्वी क्षेत्र कौन सा हो गया, ब्रिटिश गढ़वाल, और अलकनंदा का पश्चिमी क्षेत्र कौन सा हो गया, टिहरी गढ़वाल। फिर इसी तरीके से कुमाऊं कमिश्नरी की भी स्थापना की गई मई 1815 में। और पहले कमिश्नर कौन बने, एडवर्ड गार्डनर पहले कमिश्नर बने, और उनके सहायक क्या थे, ट्रेल थे, बाद में ये भी कमिश्नर बने। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, नॉन रेगुलेशन प्रशासन क्या होता है। नॉन रेगुलेशन प्रशासन और रेगुलेशन प्रशासन में फ़र्क क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए। इनिशियली क्या हुआ था, जो कुमाऊं का एरिया था उसको गैर विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया था। अधिकांशतः गैर विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत ही रहा। गैर विनियमित क्षेत्र क्या होता है, जिसको रेगुलेट नहीं किया जा सकता। अब रेगुलेट करने के लिए क्या होता है, कोई एक्ट लाया जाता है। ये ध्यान देना यार, इससे इस पर कन्फ्यूजन हो सकता है, ध्यान से समझना। एक्ट यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल एक्ट आया था, चार्टर एक्ट आया था, 1773 का आया था, 1791 का आया था, 1813 का आया था, 1833 का आया था। ये क्या है, एक्ट हैं। ये ब्रिटिश प्रशासन के एक्ट बता रहा हूँ जो इंडिया में अप्लाई हुए थे। इन एक्ट के तहत अगर शासन होगा तो वो क्या होगा, रेगुलेशन क्षेत्र, यानी कि रेगुलेटिंग एरिया हो जाएगा वो। और इस एक्ट के तहत नहीं होगा तो वो नॉन रेगुलेशन एरिया हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा था, ये एक्ट डायरेक्टली काम नहीं कर रहा था। इस एक्ट के तहत क्या हो रहा था, गवर्नर या गवर्नर जनरल काम कर रहे थे। तो गवर्नर जनरल के ही अधीन एक व्यक्ति
यहाँ नियुक्त किया गया था, जिसको क्या बोला जाता था, मुख्य आयुक्त या चीफ कमिश्नर, इसीलिए कमिश्नरी प्रणाली बोला जाता है इसे। इस कमिश्नर के पास पावर थी कि ये खुद से कानून बना सकता था, खुद से अपनी राजस्व व्यवस्था के लिए नियम बना सकता था, इसीलिए इसको नॉन रेगुलेशन एरिया बोला जाता है। अगर ये होता तो था, ये गवर्नर या गवर्नर जनरल के अधीन ही होता था, लेकिन ये इसको कुछ फ्रीडम थी कि कानून बनाने की, राजस्व बनाने की। बाकी जो गवर्नर है वो भी एक्ट के तहत चलता था, लेकिन ये एक्ट के तहत नहीं चलता था, कुछ चीज़ें चलती थी, बाकी चीज़ें अपने मन से कर सकता था। ये ध्यान रखें नॉन रेगुलेशन प्रशासन का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये गवर्नर जनरल या लेफ्टिनेंट के अधीन होता था, लेकिन कमिश्नर इसको, इसमें क्या थी, पावर थी कि वो अपने अकॉर्डिंग अपने नियम बना सकता था। फिर क्या होता है, टिहरी रियासत में ब्रिटिश नियंत्रण कैसे रहा। फिर जैसे क्या होता, ब्रिटिश एजेंट रखने का, जैसे सुगौली की संधि के बाद क्या हुआ, नेपाल में भी एक ब्रिटिश एजेंट रखना शुरू कर दिया था, इसी तरीके से टिहरी रियासत में भी एक ब्रिटिश एजेंट रखना शुरू कर दिया था, ताकि अंग्रेजों का कंट्रोल बना रहे। 1825 से 1842 के बीच देहरादून का जो कमिश्नर था वही ब्रिटिश एजेंट रहा। देहरादून में जो कमिश्नर नियुक्त होता था उसी को ब्रिटिश एजेंट बना दिया जाता था टिहरी में। फिर 1937 में क्या हुआ, टिहरी रियासत को पंजाब हिल स्टेट एजेंसी में सम्मिलित कर दिया गया। इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा, टिहरी रियासत को 1937 में क्या कर दिया गया, पंजाब हिल स्टेट एजेंसी में सम्मिलित कर दिया गया। ये काफी बात की बात हो रही है, 1937, ठीक है। फिर उसके बाद तो आपका टिहरी रियासत भी बाद में विलय करके फिर क्या करती, इंडिया में आ गई। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अगली चीज देखते हैं, अब न्यायिक व्यवस्था किस तरीके से चलती थी। जैसा कि मैंने बताया कि कमिश्नर को क्या थे, काफी सारे राइट्स थे। तो 1864 में क्या हुआ, कुमाऊं कमिश्नर का पद उच्च न्यायालय के समान बन गया। इससे पहले जो ये हाईकोर्ट का काम कौन करता था, आपका नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस कोर्ट करता था। फिर क्या करने लगा, अंग्रेजों को इस इलाके में क्या थी, थोड़ा दुर्गम परिस्थितियां थी, और बॉर्डर एरिया भी था। तो यहाँ क्या होता है, जो कोर्ट के रूल्स आने में क्या समय लग जाता था, उनके इम्प्लीमेंटेशन में समय लग जाता था। तो उन्होंने क्या बोला कि कमिश्नर से तुम्हें अपने न्याय संभाल लो, तुम्हें अपने अकॉर्डिंग वहाँ चीज़ें देख लो, क्योंकि कानून तो बना ही रहे हैं और राजस्व प्रणाली चला ही रहे हैं। तो कुमाऊं कमिश्नर का पद उच्चतम न्यायालय की तरह बन गया था, ठीक है। कब, 1864 में, ध्यान दीजिएगा, ये ईयर इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद प्रशासनिक पुनर्गठन के लिए क्या किया गया, 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत ब्रिटिश गढ़वाल एक जिला बना दिया गया। फिर 1842 में क्या हुआ, तराई जिला का गठन हुआ। ये अभी देख रहे हैं हम एक समराइज वे में किस किस तरीके से प्रशासन चला। फिर इसके बाद देखेंगे हम कमिश्नरों ने इंडिविजुअल क्या क्या काम करे। फिर राजनीतिक सुधार में क्या हुआ, 1921 में क्या हुआ, कुमाऊं कमिश्नरी की जनता को विधानसभा में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिल गया। कुमाऊं कमिश्नरी से जनता क्या कर सकती थी, विधानसभा में प्रतिनिधि भेज सकती थी, क्योंकि 1919 का जो क्या आया था, भारत शासन अधिनियम आया था, इसके तहत क्या करा था, प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था शुरू करी थी, डुअल गवर्नमेंट, ठीक है। उसी के तहत क्या हुआ, विधानसभा में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिल गया था 1921 में। फिर प्रशासनिक इकाइयाँ किस तरीके से बनाई गई थी, कुमाऊं में 19 परगने और 125 पट्टियां बनाई गई थी, और गढ़वाल में 11 परगने और 86 पट्टियां रखी गई थी। और कमिश्नर टोटल कितने हुए, 23 कमिश्नर हुए, जिसमें से सारे के सारे 23 के 23 अंग्रेज थे, और एक 24वां कमिश्नर लास्ट, वो कौन थे, के.एल. मेहता। के.एल. मेहता क्या थे, भारतीय कमिश्नर थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये क्या हुआ, प्रशासन चला उत्तराखंड में। अब देखते हैं आप कमिश्नर कौन कौन से रहे और उनके इंपॉर्टेंट काम क्या क्या थे, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो अब देखते हैं उत्तराखंड में ब्रिटिश कमिश्नर। सबसे पहले एडवर्ड गार्नर और पहला कमिश्नर, तो इनकी नियुक्ति कब हुई, मई 1815 में ब्रिटिश कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर बने, और कार्यकाल छोटा सा था, लगभग 9 माह का कार्यकाल था, बट शुरुआत कर दी इन्होंने कमिश्नरी प्रणाली की। फिर क्या हुआ, इनको 9 माह तक रखा। फिर सुगौली संधि के तहत क्या हुआ था, काठमांडू दरबार में भी कंपनी का एक एजेंट रखना था, तो ये वहाँ अपॉइंट हो गए। 9 महीने बाद इनको वहाँ भेज दिया गया, नेपाल, काठमांडू में। फिर गार्डनर के समय क्या क्या चीज़ें हुई, कुमाऊं में 7 तहसीलें थी और गढ़वाल में 2 तहसीलें थी। और इनसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखिएगा कि इनने सामाजिक सुधार के नाम पे क्या किया, जून 1815 में बच्चों की खरीद फरोख्त पर, स्लेव ट्रेड जो था, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर आते हैं दूसरे कमिश्नर, जॉर्ज विलियम ट्रेल। फिर ट्रेल के काम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रेल तो काफ़ी लंबे समय तक कार्यकाल रहा इनका। इनका कार्यकाल जो रहा 1870 से लेके जुलाई 1870 से 1835, ये याद रखिएगा, बस सन याद रख लेना, 1870 से 1835 तक रहा। और 1870 से बेसिकली 1816 में बन गए थे, लेकिन एग्जैक्ट कार्यकाल अगर बोला जाए तो जुलाई 1870 से 1835। एक उससे कुछ समय पहले तक ये थे कार्यवाहक कमिश्नर थे, यानी कि 1816 में कार्यवाहक कमिश्नर तो बन गए थे, लेकिन जो प्रॉपर इनको पावर मिली थी 1817 में मिली थी। जुलाई 1817 तक रहे थे ये, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिएगा। 1816 से भी आप काउंट कर सकते हैं, 1816 से 1833 ऐसे भी काउंट कर लो, या 1870 से, ठीक है। फिर क्या हुआ,
इनको क्या बोला जाता है, कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, क्योंकि गार्डनर को तो ज़्यादा टाइम मिला नहीं, वो 9 ही महीने रहे। अब इन्होंने प्रशासनिक सुधार में क्या क्या करे, कुमाऊं को 26 परगनों में विभाजित करा, और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा 1819 में 9 पटवारी के पद सृजित करे इन्होंने, पटवारी के पद सृजित करे। इससे पहले क्या होता था, कानून गो पद था जो चंद्रकाल से वही चल रहा था, उसी के अकॉर्डिंग होता था। इन्होंने एक पटवारी और बनाया ताकि ग्राम स्तर पर राजस्व प्रणाली को और स्ट्रॉन्ग किया जा सके। फिर क्या हुआ, ट्रेल ने बंदोबस्त भी करे 1816 से 1833 के बीच में कुल 7 बंदोबस्त करे। सबसे पहला गार्डनर ने करा था 1 साल बंदोबस्त, फिर उसके बाद ट्रेल ने करे 7 बंदोबस्त। अगर आपको बंदोबस्त से रिलेटेड चीज़ें देखनी है तो इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने डाल रखी है उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त, उसमें डिटेल में मैंने बता रखा है कौन कौन से बंदोबस्त रहे थे। तो कि जैसे 1 2 साल 3 साल इस तरीके से 5 साल, ये सब चीज़ें उसमें डिटेल में बता रखी। अच्छा, न्यायिक व्यवस्था में देखें, न्यायिक व्यवस्था क्या करी, देखो मैंने क्या बताया था, कमिश्नर स्वयं से कानून बनाता था और क्या करता था, नियम भी बना सकते थे। तो ट्रेल स्वयं से कानून बनाते थे और लागू करते थे। ये ऊपर के पहले के जो कानून होते थे उनको नहीं मानते थे, मतलब अपने कानून बनाने, इस तरीके से चलता था। इनके लिए एक प्रसिद्ध सिद्धांत था, न वकील न अपील न दलील, ठीक है, और कोई स्थायी कानून नहीं था, व्यक्तिगत प्रशासन चलाते थे, ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इन्हीं के टाइम पे एक प्रशासनिक विवाद हो गया था, सीमा विवाद, किसके बीच में, ट्रेल और हॉलेट के बीच में। ये सीमा विवाद किस तरीके से हुआ था, हॉलेट जो था ये मुरादाबाद का कमिश्नर था, इनके बीच में क्या होगा, सीमा के लेके विवाद हो गया कि ये इतनी सीमा हमारे पास आती, इतनी हमारे पास आती, इस तरीके से चीज़ें चली। बस छोटी सी चीज़ें याद रख लेना, बस ट्रेल वर्सेस हॉलेट क्या था, हॉलेट कौन था, मुरादाबाद का कलेक्टर था बेसिकली, कमिश्नर तो सिर्फ उत्तराखंड में चलते थे, ये कलेक्टर था, मुरादाबाद का कलेक्टर था कौन, हॉलेट। तो फिर इसका समाधान 1825 में बोल्डरसन आया, उसने समाधान कर दिया, बस इतना सा याद रखना, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं ट्रेल ने क्या करे, इंफ्रास्ट्रक्चर के यानी अवसंरचना के लिए क्या करा, हरिद्वार बद्रीनाथ और केदारनाथ सड़क निर्माण कराया। 1829-30 में नदियों पर लोहे के सस्पेंशन पुलों का निर्माण कराया। 1835 में जो सड़क निर्माण चल रहा था, रुद्रप्रयाग से केदारनाथ तक करी, ऊखीमठ से चमोली, कर्णप्रयाग से चाँदपुर गढ़ी, ये 3 सड़कों का निर्माण कराया। और इन्होंने क्या करी, जेलों का विकास कराया। 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना, 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना। ये क्वेश्चन बनते हैं, ये कब बनी, सन याद रखिएगा। 1822 में इन्होंने आबकारी विभाग की स्थापना करी, और 1833 में इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन बना भी है, अल्मोड़ा में देसी चिकित्सक की नियुक्ति करी। देसी चिकित्सक यानी कि यहाँ के जो लोकल चिकित्सक होते थे उनकी नियुक्ति करी, ताकि वहाँ उपचार किया जा सके, क्योंकि कमिश्नरी का जो मुख्यालय था अभी अल्मोड़ा में चल रहा था। और इन्होंने गोवध की अनुमति भी दे दी थी, अंग्रेज थोड़ा सा बीफ खाने के शौकीन होते हैं, तो गोवध की अनुमति दे दी थी। ये थोड़ा सा देखें तो कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा गलत चीज़ थी। फिर संचार व्यवस्था, संचार व्यवस्था में क्या करा, उत्तराखंड में डाक सेवा की शुरुआत करी, किसके टाइम पे, ट्रेल के टाइम पे। सबसे पहली डाक सेवा जो है 1815 में अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य पहली डाक सेवा की शुरुआत हुई। और राजस्व और प्रशासनिक सुधार में क्या करा इन्होंने, 1820 में इन्होंने कोर्ट फीस 8 आने टिकट और स्टाम्प प्रणाली की शुरुआत करी। बस इतना याद रखा, 1820 में कोर्ट फीस और स्टाम्प प्रणाली। और 1824 ध्यान रखिएगा, डबल लॉक सिस्टम, खजाना नियंत्रण, यानी कि जो खजाना होता था, डबल लॉक सिस्टम और कुछ नहीं है, बेसिकली 2 लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। एक कौन होता था आपका, एक आपका जो जैसे डबल लॉक सिस्टम क्या होता था, एक रहेगा किसके पास, कमिश्नर के पास, ये कमिश्नर या बेसिकली कलेक्टर बोल सकते हैं उस टाइम पे, जैसे जिले में कलेक्टर होता है, कलेक्टर के पास, कमिश्नर तो बड़ा पद हो गया, बेसिकली कलेक्टर के पास, कलेक्टर एक चाबी कलेक्टर के पास रहेगी, एक चाबी ट्रेजरर के पास रहेगी। ट्रेजरर जो जिसको खजांची बोलते हैं बेसिकली, जो ट्रेजरी सिस्टम होता है जैसे अभी भी देखा होगा आपने स्टेट में, तो एक कलेक्टर के पास चाबी रहेगी, एक चाबी खजांची के पास, ताकि मतलब 2 लोग रिस्पॉन्सिबल रहें अगर खजाने से कुछ भी हमें एक्सपेंस करना है, इसलिए, ठीक है। खजाना नियंत्रण प्रणाली 1824 में, याद रखिएगा ट्रेल के समय। अगली चीज़ देखते हैं, और क्या करा ट्रेल ने, सामाजिक सुधार के नाम पे 1824 में दास दासी प्रथा समाप्त करी, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 1829 में सती प्रथा इंडिया में, जैसे राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने इसे अप्लाई करा था, तो 1829 में क्या हुई, सती प्रथा की समाप्ति होगी। अच्छा, फिर कानून व्यवस्था में देखते हैं, 1816 में ट्रेल का एक कथन है, कुमाऊं में अपराध इतने कम है कि फौजदारी पुलिस की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये खुद से प्रशासन चलाता था और सब चीज़ें अपने कंट्रोल में रखी थी, तो काफ़ी अच्छा प्रशासन चल रहा था, इसलिए कानून व्यवस्था के लिए इसने बोला। फिर इसने एक बुक लिखी, स्टैटिस्टिकल स्केच ऑफ कुमाऊं, याद रखिएगा, बुक कभी कभी पूछी जा सकती है। श्रम सुधार के लिए क्या किया, 1822 में खच्चर सेना बनाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुली बेगार के विकल्प के रूप में। कुली बेगार क्या थी, एक प्रथा थी जिसके तहत क्या होता था, अंग्रेज किसी गांव में जाते थे या कहीं भी जाते थे घूमने के लिए, तो उनको एज ए कुली वहाँ के स्थानीय निवासी हेल्प करते थे, उनका सामान उठाना,
उसके सामान इधर उधर पहुंचाना, उसकी खाने की व्यवस्था करना, रहने की व्यवस्था करना, ये सब कुली विभाग के अंतर्गत आता था। फिर क्या करा था इसने, भोटे जनजाति को लगान में छूट दी थी। भोटे जनजाति को लगान में छूट दी क्योंकि ये व्यापार को बढ़ावा देना चाहता था। तो भोटे जनजाति के लोग क्या करते थे, तिब्बत और उत्तराखंड में व्यापार करते थे, इन्हें लगान में छूट दी थी ताकि व्यापार में बढ़ोतरी हो। अच्छा, इसकी कुछ आलोचना भी होती है। ट्रेल को बोला जाता है हिंदू धर्म का समर्थन करता था, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है, ईसाई होते हुए हिंदू धर्म का समर्थन करता है करके। एटकिंसन ने इसे क्या बोला था, माँ बाप सरकार या सख्त और तंत्री बोला था। एक तरीके से एटकिंसन ने इस पे कटाक्ष करा था, माँ बाप सरकार चलाता है, सख्त और तंत्री है। और लास्ट में क्या हुआ, 1835 में ट्रेल सेवानिवृत्त हो गया। फिर इसके बाद कुछ एक छोटे टाइम पीरियड के लिए मोस्ले स्मिथ ने कार्यभार संभाला 1835 से 1836 तक। बस इतना याद रखिएगा। ट्रेल के बाद कौन आया, एक टेम्परेरी टाइम के लिए मोस्ले स्मिथ। अगला जॉर्ज गोबान, तीसरा कमिश्नर। तीसरा कमिश्नर कौन है, जॉर्ज गोबान, 1836 से 1838 तक। गोबान क्या था, अनुभवहीन था, इसको ज़्यादा टाइम नहीं रखा, अनुभवहीन कमिश्नर माना गया। इसके लिए कंप्लेन शुरू हो गई थी, तो क्या करा, इसकी आयुक्ता की जांच हुई तो रॉबर्ट मोटिन्सन बर्ड, एक समिति, उच्च स्तरीय समिति बनी थी, उसका एक मेंबर था, ये अल्मोड़ा आया और इसने अपनी रिपोर्ट दी। ठीक है, बस गोबान के बारे में 2-4 चीज़ें याद रखनी है। इसने प्रशासनिक स्तर पर क्या करा, 1837 में सदर अमीन पद का सृजन करा। जैसे अमीन जो होते हैं भू लेखों का रिकॉर्ड रखते हैं, जैसे पटवारी, और एक तरीके से बोल सकते हैं आप पटवारी लेखपाल और अमीन एक ही तरह का काम होता है लगभग इनका। फिर 1837 में कुमाऊं का पहला पुलिस थाना अल्मोड़ा में स्थापित करा। फिर इस थाने को क्या करा, इन्होंने विस्तार करा, नैनीताल में भी थाना खुला 1843 में और 1869 में। लेकिन गोबान के टाइम पे सिर्फ 1837 में खुला, ये बाद में, ये तो आगे जो कमिश्नर आएंगे उनके कार्यकाल में होगा। सामाजिक सुधार के नाम पे गोबान के समय क्या हुआ, बाल विक्रय और महिला विक्रय प्रथा का अंत हो गया। इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, बाल विक्रय और महिला विक्रय प्रथा का अंत हुआ गोबान के समय। फिर गोबान ज्यादा समय तक रहा नहीं, 1-2 साल के बाद ही इसे हटा दिया गया था। अगला आता है चौथा कमिश्नर जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन, 1838 से 1848 तक। इसकी नियुक्ति 30 नवंबर 1838 को हुई। शिक्षा के क्षेत्र में इसने क्या करा, 1839 में इसका एक अधिकारी था हडल्स्टन, उसने क्या करा, श्रीनगर में एक स्कूल की स्थापना करी। बस इतना याद रखना, श्रीनगर में स्कूल की स्थापना हडल्स्टन द्वारा 1839 में। प्रशासनिक पुनर्गठन के नाम पे क्या करा इसने, कुमाऊं कमिश्नर के अंतर्गत इसने 2 जिले बना दिए, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। गढ़वाल को अलग जिला, कुमाऊं को अलग जिला बना दिया। कुमाऊं कमिश्नरी के तहत ही रहा है, गढ़वाल भी ध्यान रखना, कुमाऊं कमिश्नरी के तहत ही रहा था 1839 में। स्वास्थ्य क्षेत्र और के लिए क्या करा इसने, स्वास्थ्य और तीर्थ सुविधा के लिए 1840 में बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर देसी चिकित्सक नियुक्त करे थे। जैसे देसी चिकित्सक बना रहे थे, जो लोकल लोगों की लैंग्वेज में बात करके उनका इलाज कर सके। 1847 में इसने नैनीताल में असिस्टेंट सर्जन भी नियुक्त कर लिया। सर्जन यानी कि हाँ, सर्जरी का काम करने के लिए सर्जन भी नियुक्त कर दिया गया था। 1848 में क्या हुआ, अल्मोड़ा में एक डिस्पेंसरी कमेटी बनाई गई, जिसके तहत औषधालय यानी कि डिस्पेंसरी को ही औषधालय बोला जाता है, औषधालय की स्थापना की 1848 में। फिर इसके बाद इसने नैनीताल को डेवलप करने के लिए नगरीकरण एवं विकास के लिए काम करा। 1842 में नैनीताल नगर पालिका का गठन करा, नैनीताल का नगरीकरण शुरू कर दिया। 1845 में खैरना नैनीताल मार्ग का निर्माण करा। 1848 में बागेश्वर में गोमती नदी पर जो पुल है उसका निर्माण करा। भूमि बंदोबस्त के लिए देखें तो लुसिंगटन के टाइम पे ही बैटन, ध्यान देना बैटन इंपॉर्टेंट है बंदोबस्त के लिए, बंदोबस्ती अधिकारी यानी कि भूमि बंदोबस्त के लिए। बैटन ने क्या करा, 1840 में गढ़वाल में करा, 1844 में कुमाऊं में करा। कुमाऊं में खसरा सर्वेक्षण पद्धति की शुरुआत करी। जैसे खसरा प्रणाली होती है ना अभी भी, परिवार रजिस्टर जैसे क्या होता है फैमिली के मेंबर्स के लिए होता है, वैसे खसरा रजिस्टर होता है जो गांव के लोग हैं उनकी भूमि के मापन के लिए होता है। इसी को 20 साला बंदोबस्त भी बोला जाता है, जो 1840 से 42 के बीच में आया था। और ये कौन सा बंदोबस्त था, 8वां। इससे पहले ट्रेल ने करवाए थे काफ़ी सारे। फिर 8वां बंदोबस्त, यही 20 साला बंदोबस्त भी बोला जाता है, जिसे भूमि बंदोबस्त बोला जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 1848 में इसकी मृत्यु हो गई और कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हुई, ये चीज़ ध्यान रखना। कौन सा ऐसा कमिश्नर था जिसकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, लुसिंगटन। और गुमानी पंत ने इसके सम्मान में कुछ लेख भी लिखे थे, कवि गुमानी पंत, जिसको लोकरत्न पंत भी बोला जाता है। अगला देखते हैं 5वां कमिश्नर कौन था, हैलेट बैटन। इसका टाइम पीरियड था 1848 से 1856। इसके कार्यकाल की विशेषता क्या थी कि बैटन का कार्यकाल जो है कुमाऊं का स्वर्ण युग माना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। 1836 से 1848 तक ये क्या था, असिस्टेंट कमिश्नर भी था। इसने ही क्या लाई थी, 20 साल व्यवस्था भी यही लेके आया था। ये पहले कमिश्नर के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर रहते थे, फिर प्रमोट होकर कमिश्नर बन जाते थे। फिर इसने प्रशासनिक सुधार के नाम पर क्या करा, जो पटवारी बनाए गए थे गांव में राजस्व प्रणाली के लिए,
जो अप्रशिक्षित थे उनको क्या करा, ट्रेनिंग दी गई, उनको प्रशिक्षित किया गया, पटवारियों की नियुक्ति की गई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 1849 में अल्मोड़ा में दवाखाने की जो डिस्पेंसरी खोली थी 1848 में, उसी के बाद पिथौरागढ़ और लोहाघाट में उसकी शाखाएं भी खोली गई, और गढ़वाल में एक एडिशनल डॉक्टर भी अपॉइंट करा। संचार रही यात्रा सुविधा के लिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1849 में डाक बंगलों के लिए डाक बंगले खोले गए। डाक बंगले क्या होते थे, जो डाक को रखने के लिए, डाकें काफ़ी उस समय चलती थी, डाकों का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था, उससे पैसे भेजना, मनी ऑर्डर, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चलती थी, तो डाक बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन थी। तो डाक बंगलों को में क्या कर रखा था, जो एडिशनल डाक होती थी, डाकों का मतलब संग्रह किया जाता था, उनके रख रखाव के लिए स्पेशल लोग भी नियुक्त करे थे। ये किसने करा था, बेटन ने करा था। अगली चीज़ देखते हैं बेटन की। इंफ्रा के लिए क्या करा था इसने, 1850 में बमोरी अल्मोड़ा मार्ग का सर्वेक्षण करा। बमोरी अल्मोड़ा मार्ग ये बेसिकली कोसी के पास से जाता है, कोसी नदी के पास से, और नैनीताल को एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाने का भी कार्य करा था इसने। और मिशनरी गतिविधियाँ, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1850 में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना करी अल्मोड़ा में। किसने, एक पादरी था, रेवरेंड बर्डन, इसी ने क्या करा, यहाँ पे मिशनरी सोसाइटी की स्थापना करी। ये काफ़ी पहले आ गया था वैसे इंडिया में, लेकिन अल्मोड़ा में बाद में आया 1850 में। इंडिया में 1841 के आसपास आ गया था, 1840-41 के आसपास आ गया था। पुल निर्माण के लिए इन्होंने क्या करा, 1853 में कमिश्नर स्ट्रेची ने श्रीनगर गढ़वाल में पहला लोहे का सस्पेंशन पुल, अब पहला लोहे का सस्पेंशन पुल है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, किसने बनवाया था, स्ट्रेची ने। प्रशासनिक परिवर्तन के लिए क्या करा इसने, कुमाऊं कमिश्नर कार्यालय को अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित कर दिया, क्योंकि नैनीताल को इंपॉर्टेंस दे रहा था, अंग्रेजों को ठंडी जगह बहुत पसंद थी। 1855 में कुमाऊं कमिश्नर कार्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित कर दिया, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, 1855 में। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट कमिश्नर जिसने बहुत सारे काम करे, छठा कमिश्नर हेनरी रैमजे, 1856 से 1884 ईस्वी तक ये कमिश्नर रहे थे। तो सबसे पहले कुमाऊं में 44 वर्ष से इन्होंने सेवा दी, काफ़ी लंबा टाइम था इनका, और 28 वर्ष ये कमिश्नर रहे थे। इससे पहले असिस्टेंट और फॉरेस्ट के काम संभालते थे, बहुत सारे काम करे, असिस्टेंट कमिश्नर, बहुत सारे उस पर पदों पर रहिए, और कमिश्नर बनने के बाद इनका प्रमोशन भी हुआ, लेकिन इन्हें प्रमोशन नहीं लगा क्योंकि उनको कुमाऊं का क्षेत्र काफ़ी पसंद आता था। ये है हेनरी रैमजे, ये स्कॉटलैंड के निवासी थे, स्कॉटलैंड ब्रिटेन का हिस्सा है। अगर मैं बात करूँ ग्रेट ब्रिटेन की, ग्रेट ब्रिटेन बनता है आपका स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड को मिलकर बनता है, इसी को ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। तो ये स्कॉटलैंड का निवासी था, यानी कि ब्रिटेन का था बेसिकली। इसका संबंध डलहौजी का चचेरा भाई था। डलहौजी तो क्या था, गवर्नर जनरल था इंडिया का, ठीक है, उसका चचेरा भाई था। और जो पहले, इससे पहले कमिश्नर रहा था लुसिंगटन, उसकी बेटी से इसने शादी भी करी थी। ये तो बस ऐसे एडिशनल फैक्ट है। अच्छा हाँ, इसकी उपाधियाँ इंपॉर्टेंट है। उपाधियाँ, इसको रामजी साहब बोलते थे, रैम जी को राम जी, और रामनगर इसी ने बसाया था, राम जी से रामनगर, इस तरीके से। और कुमाऊं का बेताज बादशाह बोलते हैं, मुकुट रहित राजा, बाबर का विश्वकर्मा, क्योंकि इसने तराई बाबर के लिए काफ़ी काम किया था। अच्छा, इसका रीजन क्या था, ये उपाधियाँ जो मिली थी क्योंकि ये पहाड़ी लैंग्वेज जानता था, पहाड़ी बोली बोलना जानता था, लोगों के साथ मिलके रहना इसको पता था, इसीलिए काफ़ी एक तरीके से प्रभावशाली और फेवरेट कमिश्नर रहा था उत्तराखंड में उस समय। जनता के बीच रहकर कार्य करता था, उनके घर जाके खाना पीना खा लेता था, इस तरीके से काम करता था, किसानों के साथ घुल मिल कर रहता था। पहाड़ी लैंग्वेज आती थी तो वैसे ही लोग अपना समझ लेते हैं, अपने इलाके के लोग, ठीक है, इस तरीके से चीज़ें चली। ये यहीं से सेवानिवृत्त हुआ 1884 में, और 1892 तक अल्मोड़ा में निवास करा, मतलब यहीं रहा ऑलमोस्ट, इसने अपना सारा जीवन यहीं व्यतीत करा। प्रशासनिक और सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो कुमाऊं में अंग्रेजों को बसाने का विरोध भी कर रहा था इसने, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जनता केंद्रित प्रशासन ही चलाता था। आपदा प्रबंधन के लिए भी इसने प्रयास करे थे। अभी आगे देखते हैं रैमजी के बारे में और देखते हैं। शिक्षा एवं सैन्य विकास के लिए क्या करा, नैनीताल को शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाया, क्योंकि हेडक्वार्टर जो है कमिश्नरी का कहाँ हो गया था, नैनीताल में हो गया था। 1858 में हिल रेजिमेंट की स्थापना करी। तराई बाबर के लिए इसने काम करी, क्योंकि इसीलिए क्या बोला जाता है, इसे तराई बाबर का विश्वकर्मा बोला जाता है। नहरों का निर्माण कराया, 219.6 किलोमीटर नहरों का निर्माण इसी के टाइम पे हो गया था। 1883 में तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना करी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपदा प्रबंधन के लिए भी काम करा, आपदा प्रबंधन के लिए, क्योंकि उत्तराखंड के आपदा प्रोन एरिया है, उत्तराखंड का ऑलमोस्ट ज़्यादातर एरिया। तो 1867 में क्या हुआ, नैनीताल में पहला भूस्खलन आया। तो जैसे भूस्खलन है तो इसने वहाँ के लिए क्या करा, एक हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्थापना करी। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, कब बनी, 1867 में। फिर 1880 में क्या हुआ, एक नैनीताल में भीषण भूस्खलन हुआ,
जो आपका नैनी झील है उसके आसपास के इलाके क्या हो गए, बर्बाद हो गए और 151 लोगों की मृत्यु हुई, काफ़ी बड़ी कैजुअलिटी थी। तो उसी के तहत इसने क्या करा, फिर वहाँ से 79 किलोमीटर की निकासी नालियों का निर्माण करा है। यानी कि वहाँ से छोटी छोटी नालियाँ निकाली ताकि जो एक्स्ट्रा पानी जो इकट्ठा हो जाता है उसको निकलने का वो मिले, जगह मिले। फिर भूमि बंदोबस्त करा इसी के टाइम पे, बहुत इंपॉर्टेंट भूमि बंदोबस्त है 1863 से 73 का। नवा कौन सा, विकेट बंदोबस्त। ये पहला वैज्ञानिक बंदोबस्त है, इसमें 20 गज की डोरी का प्रयोग किया गया था और इसमें भूमि को अलग अलग भागों में बांटा गया था। उपरांव, तलाव अव्वल, तालाव द्वयम, इजरान, कटीली भूमि, इस तरीके से 5 भागों में इस तरीके से बांटा गया था। ये सब इसी के टाइम पे हुआ था, किसके, रैमजी के टाइम पे। आगे देखते हैं रैमजी ने और क्या करा। वनों के लिए भी काम करा, फॉरेस्ट पॉलिसी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है रैमजी का। सबसे पहले तो ठेकेदारी प्रथा समाप्त करी 1858 में। उससे पहले क्या होता था, ठेकेदारी प्रथा के तहत अंधाधुंध वनों का कटान किया जाता था। 1861 में जंगलात व्यवस्था, जंगलात बंदोबस्त करा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1868 तक ये खुद भी कंजर्वेटर रहा था, फॉरेस्ट का कंजर्वेटर रहा था। वन संरक्षण के प्रति इसकी संवेदनशीलता थी काफ़ी ज़्यादा। और कुमाऊं में आलू की खेती इसी के टाइम पे शुरू हुई थी, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और प्रशासनिक सुधार के लिए क्या हुआ था, इसी के टाइम पे अधिसूचित जिला अधिनियम आया था 1874 में। क्योंकि हुआ क्या था, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद थोड़ा सा अंग्रेजों ने इसे रेगुलेट करने की कोशिश करी और अधिसूचित जिला अधिनियम लाए गए। जो दुर्गम इलाके हैं या बॉर्डर इलाके हैं जहाँ डायरेक्ट कंट्रोल लेना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ के लिए क्या लाया गया, अधिसूचित जिला अधिनियम लाया गया 1874 में। फिर इसी के तहत 1931 में, ये काफ़ी बात की बात हो रही है, 1931 में वन पंचायतों का गठन हुआ, कुमाऊं में लागू किया गया। पुलिस व्यवस्था के लिए क्या करा इसने, 1874 में राजस्व पुलिस व्यवस्था की शुरुआत करी, जिसे रैमजे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, राजस्व पुलिस यानी कि रेवेन्यू पुलिस। और रैमजे जो था ना, ये सिविल पुलिस का विरोधी था, मतलब सिविल पुलिस नहीं होनी चाहिए, कंट्रोल हो जाते हैं, यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, इस तरीके से इसका मानना था। आज भी कुमाऊं में यह प्रथा प्रचलित है, जो आपकी रेवेन्यू पुलिस इस तरीके से जो चीज़ें चलती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं रैमजे ने क्या करा। 1857 के विद्रोह को दबाने में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उत्तराखंड के जो लोग थे वो गोरखाओं से काफ़ी परेशान थे, इसलिए उन्हें अंग्रेजों का शासन अच्छा लग रहा था। तो स्वतंत्रता संग्राम में भी उत्तराखंड के काफ़ी लोगों ने योगदान तो दिया, काफ़ी लोगों को समझ आ गया था कि हमें स्वशासन चाहिए, अंग्रेजों के बीच नहीं रहना, हमें हमें खुद का शासन चाहिए। बट बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, तो इसको काफ़ी हेल्प हुई थी, क्योंकि ये अच्छा था, इसका प्रशासन काफ़ी अच्छा था, लोगों से घुल मिल के रहता था, तो लोगों ने इसको सपोर्ट करा। 1857 के क्रांति के समय क्या था, ये कमिश्नर था, तो इसने यहाँ करा कुमाऊं में मार्शल लॉ स्थापित करा और जो विद्रोही थे उनको नैनीताल में एक फांसी का देरा है, नैनीताल का देरा या फांसी का देरा बोला जाता है, जहाँ क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। ये थोड़ा सा इसका एंटी थोड़ा काम बोल सकते हैं, बट लेकिन कुमाऊं के लोगों के लिए अच्छा था, तो उस तरीके से लोग इसको पसंद करते थे। सामाजिक एवं स्वास्थ्य सुधार में देखें तो कुष्ठ रोगियों के लिए इसने काफ़ी काम करा। हाँ, कुष्ठ रोगियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करा। कुष्ठ रोगियों को देख के इन्हें काफ़ी सहानुभूति रहती थी, क्योंकि उस समय क्या होता था, गांव में जैसे किसी को कुष्ठ हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, तो उसको गांव में रहने नहीं दिया जाता था, उसको गांव से बाहर रहना पड़ता था, कहीं किसी गुफाओं में रहना पड़ रहा है, इस तरीके से, मतलब आदमी को काफ़ी, मतलब एक तरीके से कुरीति थी ये। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा, सबसे पहले अल्मोड़ा में ही गणेश की गैर नामक जगह है, वहाँ रहने की व्यवस्था करी 1848 में, और 1854 में कुष्ठ आश्रम स्थापित करा और एक चिकित्सालय भी बनाया कुष्ठ रोगियों के लिए, ताकि उनको समाज से बहिष्कार का सामना ना करना पड़े। और धार्मिक सांस्कृतिक विकास में देखें तो विलियम बटलर ने क्या करा, 1858 में इसी के शासन में, रैमजे के शासन में, मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना करी नैनीताल में। मेथोडिस्ट चर्च क्या होता है, जिसमें मदर मैरी की पूजा की जाती है। आपने देखे होंगे चर्च, अगर कभी आप गए हैं तो एक होते हैं कैथोलिक चर्च होते हैं, कैथोलिक चर्च में क्या होता है, आपके जो ईसा मसीह होते हैं, जीसस, उनकी होती है। और मेथोडिस्ट में मदर मैरी, मदर मैरी की गोद में ईसा मसीह एक बच्चे की तरह रखे जाते हैं, इस तरीके से चीज़ें चलती है। मेथोडिस्ट चर्च ये की स्थापना करी विलियम बटलर ने। अब नैनीताल जाएंगे तो वहाँ पे मेथोडिस्ट चर्च है भी, काफ़ी बड़ा चर्च है। और जीवन शैली के बारे में बात करें तो 4-4 महीने के अंतराल में ये हर जगह घूमने जाते थे, वहीं रहते थे, फिर बिनसर, अल्मोड़ा, बाबर में जनता के बीच रहकर प्रशासन में, ये तो एडिशनल फैक्ट है। फिर आते हैं इंपोर्टेंट कमिश्नर, अभी तक हमने देख लिए 6 तक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब बस इनके नाम पता होने चाहिए, कौन से नंबर का कौन सा था और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी, वो सब मैंने इंक्लूड कर रखी। 7वां बस याद रखना, फिशर कब से कब तक रहा था, 1884 से 85 तक रहा था। 8वां कमिश्नर H.G. रॉस 85 से 87 तक रहा था। इसमें इंपॉर्टेंट काम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कमिश्नर कौन था, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, H.G. रॉस। फिर उसके बाद J.R. रीड 1887 से 89, हथियार लाइसेंस नीति जो आगे आई थी आपकी, आर्म्स एक्ट आया था, आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट किसके समय आया था, लिटन। इस समय अगर
वायसराय की बात करें तो कौन था, लिटन था। 1800 ये 1870 जे.आर. रीड, नहीं ये उत्तराखंड में लाइसेंस नीति आई थी जो लिटन ने लाया था, ये लाया था 1878 में, आर्म्स एक्ट लाया था। फिर उसी के तहत क्या होती, हथियार लाइसेंस नीति जो आई थी रीड के टाइम पे उत्तराखंड में आई थी 1887-89, ये ध्यान रखना। फिर जी अर्स्किन आया था 1889 से 92 के बीच में, ये अल्मोड़ा व नैनीताल जिले का गठन हुआ था 1891, ध्यान रखना अल्मोड़ा व नैनीताल जिले का गठन हुआ था अर्स्किन के टाइम पे। फिर 11वें नंबर का आता है डी रॉबर्ट्स 92 से 94। फिर 12वें नंबर का आता है ई ग्रिक 94 से 98। 10वां बंदोबस्त इसी के टाइम पे हुआ था, तीसरा 20 साल, ये ध्यान रखना, बस इनके बस नाम याद रखना, नंबर याद रख लेना। 13वें नंबर का आता था आर ई हैमिल्टन 1899 से 1902। 1900 में देहरादून तक रेल आई थी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किसके समय आई थी, हैमिल्टन के समय। और नैनीताल में एक थाने की स्थापना भी इसी के समय हुई थी। फिर आता है 14वें नंबर का A.M.W. शेक्सपियर एक लेखक भी था, बट ये कमिश्नर की बात हो रही है। 14वें नंबर का शेक्सपियर 1903 से 1905। और 1905 से लेकर 1974 तक फिर आता है कौन, कैम्पबेल, 15वां कमिश्नर कैम्पबेल 1908 में। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रख लेना, 1908 में कुली एजेंसी बनी कैम्पबेल के टाइम पे, कौ से कैम्पबेल, कौ से कुली एजेंसी, ऐसे करके याद रख सकते हैं। और 1909 में क्या है, कुमाऊं में गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना भी करेगी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुमाऊं में गवर्नमेंट गार्डन मतलब बेसिकली एक तरीके से गवर्नमेंट के लिए थे, बस इतना याद रख लो, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। 1900 कब बना ये इंपॉर्टेंट है, 1909 में। अगला पर्सिविंडम, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें काफ़ी चीज़ें हुई हैं। 16वें नंबर का जो कौन था, पर्सिविंडम था 1914 से लेकर 1924 तक, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इस समय कौन था, पर्सिविंडम था। असहयोग आंदोलन के समय कौन था, पर्सिविंडम था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 से शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था आपका, 1914 से लेकर 1919 तक चला था, इस समय भी यही था। 1921 में कुली बेगार प्रथा समाप्ति, उस समय भी पर्सिविंडम था। 1923 में कुली एजेंसी भी समाप्त कर दी थी, उसमें भी यही था। हाँ, इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है, ये फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी पर्सिविंडम के समय ही आई थी। और कुमाऊं वाटर रूल्स 1917 में, कुमाऊं में रेगुलेट करने के लिए कुमाऊं वाटर रूल्स आए थे 1917 में, ये भी पर्सिविंडम के समय आए थे। अगला 17वें नंबर का NC स्टिप 1925 से 31। 1928 में क्या करा इसने, 11वां अंतिम चौथसाला बंदोबस्त, 11वां बंदोबस्त करा और अंतिम चौथसाला। 1929 में न्यायपालिका रक्षा कानून, ये इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। न्यायपालिका रक्षा कानून कब आया, 1929 में आया था। न्यायपालिका रक्षा कानून बेसिकली नायक जाति जो थी, जो भारतीय चंद के समय आपने इंडियन उत्तराखंड की हिस्ट्री में देखा होगा, नायक जाति थी जो आपके सीरा क्षेत्र में उनके सैनिकों द्वारा बनाई गई थी। तो यहाँ की बालिकाओं को एक तरीके से वैश्यावृत्ति में धकेला जा रहा था, तो उसी के लिए लाया गया नायक बालिका रक्षा कानून, काफ़ी इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में। 1929 में लाया गया, किसके समय, स्टिप के समय, ये ध्यान रखिएगा। 17वां कमिश्नर स्टिप। फिर 18वां LM स्टप्स 1931 से 33 तक, इसमें बस एक चीज़ है, वन पंचायत का गठन किया गया। फिर LO गोयन आता है 1933 से 35 तक, 19वां। 20वां आता है AW इबर्टसन 1935 से 39 तक रहा था। 21वां GG विवेन, बस नाम याद रख लेना, 1939 से 41। फिर 22वां आता है, 22वां थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के समय था। एक्टन के टाइम पे एक्ट हुआ था, इस तरीके से याद रख सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट था उत्तराखंड की इंडिया की स्वतंत्रता के लिए, तो उसी समय पे कौन आया था, एक्टन आया था 1941 से 43, इस तरीके से याद रख सकते हैं। फिर लास्ट 23वां गवर्नर कौन था, फिनले, इसको तो याद रखना काफ़ी ईजी है। फाइनल अंग्रेज गवर्नर कौन था, ये ध्यान देना। फिर एक इंडिया के भी बने थे 24 में, बट फाइनल अंग्रेज गवर्नर कौन था, अंतिम ब्रिटिश कमिश्नर कौन था, W फिनले। फाइनल 1943 से 47 तक रहा था। फिर जब इंडिया आज़ाद हो गया फाइनली, काफ़ी सालों बाद इंडिया को स्वतंत्रता मिली 1947 में, 15 अगस्त 1947 को। फिर कौन बने, KL मेहता, एकमात्र भारतीय कमिश्नर स्वतंत्र भारत के उत्तराखंड के कौन रहे थे, KL मेहता जी 1947 से 1948। इस तरीके से हमने ये सारे के सारे कमिश्नर देखे, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसमें सारे इंक्लूड हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।